हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, अभी कुछ दिनों पहले मैं एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ रहा था नवभारत टाइम्स में। शायद आप लोगों ने भी वो आर्टिकल पढ़ा होगा। फ्रेंड्स, ये आर्टिकल था एक चेस में होने वाली काफ़ी विचित्र घटना की। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि नाइजीरिया के अंदर एक आतंकवादी संगठन बोको हराम ने वहाँ एक प्रकार का धार्मिक उन्माद फैला रखा है, जिसकी वजह से वहाँ से बहुत लोग दूसरे देशों में रेफ्यूजी के तौर पर जाकर बस गए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि रेफ्यूजियों के साथ किस तरह का व्यवहार दूसरे देशों में होता है, तो आप ऐसी जगह से किसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट की उम्मीद थोड़ा कम ही रखते हैं, क्योंकि वे लोग विपरीत परिस्थितियों में अपने देश को छोड़कर किसी दूसरी जगह जाकर बसे हैं। लेकिन आज की हमारी इस वीडियो का आप टाइटल देखकर समझ ही गए होंगे दैट टैलेंट इज़ यूनिवर्सल बट अपॉर्चुनिटी इज़ नॉट। फ्रेंड्स, ये कहानी है तनितो लुआ एदे यूमी की, जिनका परिवार बोको हराम के अत्याचार से परेशान होकर न्यूयॉर्क में जाकर बस गया था। और यहाँ पर तनितो लुआ ने पिछले साल से चेस खेलना शुरू किया और सरप्राइजिंगली उन्होंने इस साल का न्यूयॉर्क स्टेट स्कॉलिस्टिक चैम्पियनशिप में फर्स्ट प्लेस हासिल किया। और जो ट्रॉफ़ी उनको मिली है, जो कि मैंने इस वीडियो के थंबनेल में दिखाई है, वो लगभग उन्हीं के साइज़ की है। हालांकि फ्रेंड्स, अभी तनितो लुआ की उम्र सिर्फ 8 साल है। तो आज की हमारी गेम इसी टूर्नामेंट की है जो उन्होंने मिलो कॉन्ग के सामने खेली थी। मुझे इस गेम को ढूंढने में काफ़ी परेशानी हुई, तो इसीलिए मैं इन दोनों खिलाड़ियों के रेटिंग्स और ज़्यादा बैकग्राउंड के बारे में आप लोगों को नहीं बता पाऊँगा। तो आइए फ्रेंड्स, सीधा इस गेम पर चलते हैं। यहाँ गेम की शुरुआत की मिलो कॉन्ग ने। मैं यहाँ बोर्ड रीएडजस्ट कर रहा हूँ। E4 के साथ मिलो कॉन्ग ने यहाँ शुरू किया, तो तनितो लुआ ने यहाँ किया B6, तो D4, देन बिशप B7, और तनितो लुआ ने यहाँ क्वींस फिंकैटो डिफेंस इनिशिएट किया। देन बिशप D3, तो नाइट F6, यहाँ इस E4 पॉन पर डिफेंस। तो अब वाइट को क्या करना चाहिए? आई थिंक नाइट C3 यहाँ अच्छा मूव हो सकता था, लेकिन मिलो ने यहाँ किया F3, और एक सबसे पहली वीकनेस उन्होंने यहाँ इस H4 स्क्वायर से जनरेट करवा ली है। तो E6, देन C4, D5, और अब यहाँ वाइट क्या करे? अगर वो यहाँ करे, पॉन एक्सचेंज करे, E टेक्स D5, तो उसके बाद E टेक्स D5, देन नाइट E2। ओके, ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं रहेगी इस गेम में। यहाँ वाइट ने पॉन एक्सचेंज नहीं किए थे, उन्होंने यहाँ अपने इस E पॉन को आगे पुश कर दिया था E5 स्क्वायर पर, नाइट पर अटैक बनाया। लेकिन यहाँ तनितो लुआ ने किया डी टेक्स C4, उन्होंने यहाँ अपने नाइट को नहीं बचाया, उन्होंने यहाँ बिशप पर अटैक बनाया। तो बिशप टेक्स C4, देन नाइट D5, नाइट C3, तो बिशप B4, नाइट को यहाँ पिन किया। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर मेरे ख्याल से वाइट को सबसे पहले अपने किंग की सेफ्टी पर ध्यान देना चाहिए था। उन्हें यहाँ करना चाहिए था नाइट एट G गोज़ टू E2, और इसके बाद उन्हें यहाँ ज़रूर कैसल करने की कोशिश करनी शुरू कर देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने यहाँ किया बिशप D2। और इसके बाद यहाँ ब्लैक को मौका मिला क्वीन G4 चेक करके पहले तो एक चेक देने का और वाइट के लिए कैसल के सभी रास्ते बंद कर देने का। वाइट को यहाँ करना पड़ा G3, क्वीन पर अटैक बनाया, तो क्वीन टेक्स D4, यहाँ एक चेक के साथ ब्लैक को ये D4 पॉन बिल्कुल आराम से मिल गया, और उनका अटैक यहाँ अभी फ़िलहाल वाइट के बिशप पर भी है। तो अब वाइट यहाँ क्या करे? बिशप टेक्स D5, तो बिशप टेक्स D5, देन नाइट टेक्स D5। ओके, अगर यहाँ वाइट करे तो बिशप टेक्स D2 चेक, क्वीन टेक्स D2, देन क्वीन टेक्स D2 चेक, किंग टेक्स D2, देन ई टेक्स D5। एंड क्लियरली यहाँ एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पासर के साथ ब्लैक बेटर होगा। तो ब्लैक ने यहाँ किया नाइट टेक्स D5, उन्होंने यहाँ पहले नाइट एक्सचेंज किए, और आप कह सकते हैं बिशप एक्सचेंज ऑफर दिया। और अगर ब्लैक यहाँ इस नाइट को ना ले, तो ब्लैक भी यहाँ एक चेक देकर रुक को लेने की थ्रेट दे रहा है। लेकिन तनितो लुआ ने यहाँ पहले किया क्वीन टेक्स C5 चेक, उन्होंने यहाँ पहले एक चेक दी। और अब वाइट यहाँ क्या करे? मेरे ख्याल से वाइट को यहाँ करना चाहिए था नाइट E2, और अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो ब्लैक सबसे पहले अपने इस डार्क स्क्वायर्ड बिशप के साथ कुछ ना कुछ करेगा। बिशप टेक्स D2 चेक, यही बेस्ट मूव है। तो क्वीन टेक्स D2, देन ई टेक्स D5, और इसके बाद वाइट के लिए बेस्ट मूव होगा लॉन्ग साइड कैसल करने का। लेकिन यहाँ वाइट ने किया नाइट E3, और इस मूव का कोई ज़्यादा खास फ़ायदा नहीं है। क्वीन टेक्स E3 चेक,
शायद वाइट यहाँ अपने इस बिशप के पिन होने को भूल गया था। तो बिशप E2, लेकिन इसके बाद क्वीन टेक्स D2 चेक, क्वीन टेक्स D2, देन बिशप टेक्स D2 चेक, किंग टेक्स D2। एंड नो डाउट यहाँ इस बिशप की वजह से आई थिंक ब्लैक बेटर होगा। वाइट को यहाँ काफ़ी मुश्किल होगी अपने इस नाइट को डेवलप करने में। यहाँ ब्लैक ने किया किंग E7, देन रुक C1, यहाँ इस C7 पॉन पर अटैक, लेकिन रुक D1 चेक, तो किंग E3। और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर मेरे ख्याल से ब्लैक को करना चाहिए था C5, जो कि ज़्यादा बेटर मूव होता, लेकिन यहाँ उन्होंने किया रुक D7। और मैं इसे वीक मूव मानता हूँ क्योंकि वाइट यहाँ अपने इस बिशप से इस रुक पर अटैक बना सकता है, लेकिन अभी ये गेम इस तरह से आगे नहीं बढ़ी थी। मिलो कॉन्ग ने यहाँ किया नाइट H3, और एटलीस्ट उन्हें कोई रास्ता तो नज़र आया अपने नाइट को गेम में लाने का। देन H6, और अगर अब यहाँ वाइट करे बिशप B5, वो यहाँ इस रुक पर अटैक बनाए तो सिंपल C6, वापस बिशप पर अटैक हुआ तो बिशप A4, देन रुक D6। ओके, यहाँ अब ब्लैक अपने नाइट को डेवलप करके गेम में कुछ क्रिएटिव कर सकता था, लेकिन यहाँ मिलो कॉन्ग ने किया G4, और शायद मेरे ख्याल से वाइट को ज़रूर यहाँ अपने नाइट को बोर्ड के सेंटर में लाने की कोशिश करनी चाहिए थी, और ब्लैक को यहाँ अपने सी पॉन को आगे बढ़ने के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए था, लेकिन उन्होंने यहाँ किया G5 ताकि ये नाइट इधर F4 स्क्वायर पर ना आ सके। तो नाइट को मूव करना ही होगा, बेटर स्क्वायर तो F2 ही है, लेकिन उससे पहले यहाँ मिलो कॉन्ग ने किया रुक एट H गोज़ टू D1, ऑफरिंग एन रुक एक्सचेंज, रुक टेक्स D1, देन बिशप टेक्स D1, और ब्लैक का अटैक अभी भी यहाँ इस C7 पॉन पर, तो C5। फ्रेंड्स, अगर मैं एक्टिव पीसेस की बात करूं तो मुझे यहाँ वाइट के पीसेस ज़्यादा एक्टिव लग रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम इस नाइट के साथ ही है। ब्लैक के पीसेस तो अभी ओरिजिनल स्क्वायर के आसपास ही हैं। यहाँ वाइट ने किया नाइट F2, देन नाइट C6, तो नाइट D3। दोनों ने ही अपने पीसेस काफ़ी जल्दी रीशफल किए हैं, और मेरे ख्याल से यहाँ ब्लैक को अपने रुक को ज़रूर मूव कर लेना चाहिए था गेम के अंदर लाने के लिए, लेकिन यहाँ उन्होंने किया नाइट D4। एंड उनकी इस प्लानिंग के पीछे क्या नज़र हो सकती है, इस F3 पॉन पर कुछ प्रेशर बनाए रखने की स्टोरी हो सकती है, लेकिन वाइट ने यहाँ किया B4, और यहाँ वाइट की प्लानिंग है इस C5 स्क्वायर पर एक वीक पॉन क्रिएट करने की, तो रुक D8, देन B टेक्स C5, B5, क्योंकि अगर यहाँ ब्लैक पॉन एक्सचेंज कर ले तो ये नाइट काफ़ी एग्रेसिव स्क्वायर पर आ जाएगा। तो जब ब्लैक ने यहाँ इस बी पॉन को आगे पुश कर दिया तो नाइट E5, रुक D5, नाइट पर अटैक, देन C5, और ब्लैक को यहाँ अब अपने इस बिशप को हटाना ही होगा, लेकिन उससे पहले यहाँ तनितोलोवा ने किया रुक टेक्स C5 चेक, किंग टेक्स D4, देन रुक D5 चेक, किंग E3, और इसके बाद यहाँ ब्लैक ने किया बिशप C8। फ्रेंड्स, यहाँ अगर ब्लैक चाहे तो बिशप C8 ना करके वो यहाँ कर सकता है B टेक्स C6, और यही इस पॉन को ख़त्म कर सकता था। देन रुक टेक्स C6, रुक टेक्स D1, रुक A6, यहाँ इस A7 पॉन पर अगर यहाँ वाइट अटैक बनाए तो गेम में काफ़ी कुछ एक्साइटिंग हो सकता था, और यहाँ क्लियरली इन दो एक्स्ट्रा पॉन के साथ तनितोलोवा काफ़ी एडवांटेज में होते। लेकिन जब यहाँ इस पोजीशन से तनितोलोवा ने किया बिशप C8 तो उसके बाद बिशप E2 अटैकिंग दिस B5 पॉन, लेकिन इसका डिफेंस तो ये रुक कर ही रहा है। ओके, एंड फाइनल मूव फ्रॉम ब्लैक, किंग D6, और यहाँ इस मूव के बाद मिलो कॉन्ग ने रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ ये ब्लैक के जो दो पॉन्स हैं उनको वाइट बहुत ज़्यादा देर तक आगे बचा कर नहीं रख पाएगा, और मूव बाय मूव यहाँ वाइट की सिचुएशन और ख़राब होती ही जाएगी। फ्रेंड्स, जो बात मैंने शुरू में बोली थी कि टैलेंट इज़ यूनिवर्सल बट अपॉर्चुनिटी इज़ नॉट, वो यहाँ बिल्कुल सही बैठती है। टैलेंट आपको नाइजीरिया में भी मिलेगा, बोको हरम जैसी विपरीत परिस्थितियों में जो लोग रहते हैं वहाँ भी मिलेगा, लेकिन अपॉर्चुनिटी आपको सब जगह नहीं मिलती। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो एक काफ़ी सिंपल गेम के ऊपर थी, लेकिन
इस वीडियो का मकसद आपको तेनितोलोवा जैसे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट के बारे में बताना भी था। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को सब्सक्राइब करें। और आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।